हुकूमत अगले माली साल का बजट कल पेश करने जा रही है। आज वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इकनॉमिक सर्वे के अहम निकात पेश किए, जिसमें हुकूमत ने दावा किया कि रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.7% रही, जबकि जुलाई से अप्रैल के दरमियान महंगाई की शरह 6.19% रही, जबकि मुल्क की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक फीकस आमदनी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 14.38% की कम सतह पर है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2.89%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.5% और सर्विसेज की ग्रोथ 4% रही। इकनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि हालिया लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में कुल लेबर फोर्स 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख से जायद है, जिनमें से 7 करोड़ 72 लाख रोजगार से वाबस्ता हैं और 59 लाख अफराद बेरोजगार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हैं और जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद $252 मिलियन रह गया है। वज़ीर ख़जाना कल बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, जिस पर साल से टैक्स के बोझ में इतना इजाफा किया गया कि इस साल 600 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों पर टैक्स से हासिल किए गए हैं, इस तबके को कम से कम 50 अरब रुपए का रिलीफ। इसके अलावा भी मुताबिक इक़दाम की तवक्को की जा रही है, जिसमें रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी टैक्सेस में कमी शामिल है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हालात हैं वो उन्होंने कोट किए वज़ीर ख़जाना ने, जैसे कि ईरान जंग है, इससे पहले टैरिफ्स का मामला है, सैलाब की सूरत हाल है, उसमें उनका कहना था कि स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का सफ़र है वो हमने अच्छे अंदाज में तय किया है और मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? शादिब साहब, देखें, स्टेबलाइजेशन तो जून 2023 में हो गई थी, जब शहबाज शरीफ साहब ने IMF से प्रोग्राम किया था। उसके बाद तो पै दर पे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और हम प्रोग्राम में ही हैं, तो डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है और इनफैक्ट हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है। लेकिन जब ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो स्टेबिलिटी नहीं आई है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है। इनकम में तो स्टेबिलिटी नहीं आई है, पाकिस्तानियों की आमदन तो कम हुई है, 2018 के सामने भी 2024 में कम हुई है और हुकूमत के आज के जो GDP के नंबर्स आए हैं, इसके तहत भी जो पाकिस्तानी की 100 रुपये आमदन थी एवरेज पे, अगर एवरेज पाकिस्तानी की 100 रुपये आमदन थी फ़ीकस, तो आज वो घट के 98 रुपये 76 पैसे हो गई है। इसी तरह 100 रुपये की जो चीज़ थी 2022 की 1 जुलाई को, वो आज जो है वो 177 रुपये 78 पैसे की हो गई है। सो आपने इतनी महंगाई कर दी, जो 29% एक साल रहा, उसके बाद 24% रहा इन्फ्लेशन और अब फिर वापस 11.5% इन्फ्लेशन आ गया है। आपने इतनी महंगाई कर दी कि आपने गरीबों की कमर तोड़ दी और आप बस यही कहते रहे कि स्टेबलाइजेशन आई है, स्टेबलाइजेशन आई है। जिसको ये बात करते हैं, जब 2022 में आपने 6,780 अरब रुपया आपने टैक्स जमा किया है, इस साल आप 13,000 अरब रुपए के सामने से ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे और उसके ऊपर तकरीबन 1,500 रुपये लेवी जमा करेंगे। 14,500 अरब रुपया वफाक लेके जाएगा। मुझे बताइए कि जब ग्रोथ नहीं हो रही इकॉनमी की, इन्फ्लेशन इतना हो गया है, तो पाकिस्तानियों से ही आप वापस और मज़ीद पैसे ले रहे हैं और ना आपने नेट एक्सपेंड किए, तो आपने उन्हीं लोगों से पैसे लिए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दी है। इसलिए जो है वो गुर्बत बढ़ गई है और 29% गुर्बत हो गई है। इसीलिए सरमायाकारी जो है वो दहाइयों की लोवेस्ट लेवल पे है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे। और ये जो 4 साल की शहबाज शरीफ साहब की जो इकनॉमिक है ग्रोथ, -2.7% पर कैपिटा, -0.1%, +0.05% और आज +1.2%। और इसके अंदर भी कुछ शकूक व शुबात हैं, ये दोनों पिछले 2 साल के GDP के नंबर्स को, लेकिन उसको छोड़ दें। मगर अगर आप ये भी 4 नंबर देख लें कि जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ भी 1.2% है और 4 साल पहले आपने -2.5 की है, तो ये तो कोई भी प्राउड नहीं हो सकेगा कि ये कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी है। हम बस ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं स्टेबलाइजेशन आ गई। स्टेबलाइजेशन को 3 साल हो गए और स्टेबलाइजेशन सिर्फ डॉलर की कीमत में आई है। इसके अलावा तो और जितनी भी मैं आप बता दूं आपको, आपकी बरामदात कम हो गई। कोई वजह नहीं है कि जंग की वजह से बरामदात कम हो गई, आपकी बरामदात कम हो गई, दरामदात बढ़ गई। सो द थिंग इज़ कि आपके रेमिटेंस का फ़ायदा हुआ है आपको दुबई वगैरह की वजह से, और वो भी मतलब ये कि वो जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के, वो इंक्रीजिंग नंबर में वो भेज रहे हैं। सो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये परफॉर्मेंस कोई अच्छी है, ना मुझे ये लग रहा है कि जो वक्त की मुनासिबत है, जो पाकिस्तान नीचे जा रहा है और जिसके लिए हमको कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने थे, कुछ विजनरी पॉलिसीज़ होनी थी, कुछ हुकूमत के अखराजात कम करने थे, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ टैक्स डबल कर दिया इन पाकिस्तानियों के ऊपर इन द लास्ट 4 ईयर्स, जिसको आप स्टेबलाइजेशन बोलते हैं।
आरिफ हबीब साहब, ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना ने जिक्र किया कि जी बात तो होती है कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है, मगर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने जिक्र किया, कुछ इसके अलावा आईपीओज़ का भी जिक्र किया, आप खुद स्टॉक मार्केट से भी वाबस्ता हैं, बट एक ऐसे इन्वेस्टर के तौर पर जिन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, पीआईए खरीदी, आपको खुद भी लगता है कि ये स्टेबलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड हो गई है और ग्रोथ का कोई चांस नज़र नहीं आता है, परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है, या आपका कुछ और ओपिनियन? आई थिंक ये बातें जो मुफ्ता साहब ने भी की, आई थिंक गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को मेंशन करते रहते हैं। वो अक्सर यही बात करते हैं कि स्टेबलाइजेशन हो गई, अब हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। और जब ग्रोथ की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा ये आईएमएफ का एक जो है वो रीजन सामने आता है। लेकिन मैं ये नंबर्स देख रहा था तो उसमें तो गवर्नमेंट के पास जो है वो स्पेस बहुत बन गया है। स्पेस अगर मैं देखूं कि 3 साल पहले जो है हमारा बजट डेफिसिट 8% था, यानी 10 ट्रिलियन रुपीस था। फिर 5.5% हुआ, फिर इस साल इन्होंने 3.9% का बजट ऑफ जीडीपी का बजट किया, और वो अभी 9 महीने में सिर्फ 0.7% है। और मैं समझता हूँ बहुत अगर बढ़ गया तो 2-2.5% पे ही खत्म होगा। तो 2-2.5% पे खत्म होगा तो 10 ट्रिलियन से वो 3 ट्रिलियन पे, तो 7 ट्रिलियन की तो वहां आपको सेविंग नजर आती है। दूसरा मैं नंबर जो देखता हूँ वो प्राइमरी सरप्लस का देखता हूँ। 3 साल पहले जो है वो 1 ट्रिलियन जो है वो प्राइमरी डेफिसिट था। अब उसकी जगह इस दफा 4.1 ट्रिलियन जो है वो प्राइमरी सरप्लस है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज जो हैं, जो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस सिवाय डेट सर्विसिंग के 4 ट्रिलियन का उसमें पॉजिटिव बैलेंस है। और उसमें आई थिंक सब्सटेंशियली अगर आप जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी इसमें कर लें तो 4.1 और 1 ट्रिलियन और उसको ऐड कर लें तो 5 ट्रिलियन, तो वो मोर और लेस वो सारा जो डेट सर्विसिंग को भी वो मोर और लेस कवर करता है। तो ये तो बहुत बड़ी स्पेस जो है मुझे तो वो नजर आती है। तीसरा जो आईएमएफ जो इससे डिस्कशन होती है और वो उनका कंसर्न है वो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है, वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और वहाँ इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह ये है कि आपका एग्रीकल्चर और रिटेल बाहर है। अगर वो उसका जीडीपी में आप शेयर देखें तो काफ़ी, उसको आप हटा दें शेयर को और उनका कंट्रीब्यूशन को, तो बाकी इकोनॉमी तो 13-14% ऑफ टैक्स टू जीडीपी है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो अब इशू क्या है? इशू हमारा इन्वेस्टमेंट का इशू है ना, कि हम जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज वेरी लो, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ेगा? वो तो जब बढ़ेगा ना कि जब आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, तो एनर्जी प्राइस कम होगी तो वो कम होगा। फिर हम कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, तो एक्सपोर्ट को आपने टैक्स लगा के थोड़ा सा डिस्करेज किया। वो डिमांड करते रहते हैं कि हमारा टैक्स को जो है वो कम करें, उनको आप कम कर दें, उससे क्या बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। इसी तरह जो है उनको जो है वो ये चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए वो खुद जो है वो बात कर रहे हैं, और इनको ये टैक्स रेट है ये बहुत ही हाई है पाकिस्तान में। अब अगर 60% का टैक्स होगा तो इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा? मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, लिक्विडिटी बहुत है। आईपीओस को देखें रिस्पांस कैसा है। हम लोग तो ये जो रियल एस्टेट को लॉन्च करते हैं तो उसका रिस्पांस हम देखते हैं। कैश डिपॉजिट जो है वो बहुत बढ़ रही है लोगों के पास है, लेकिन इतने हाई टैक्स होने की वजह से कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि वहाँ कैपेसिटीज जो है वो आइडियल कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं। तो आपने जो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन करके जो है वो डिमांड को जो है वो की डिस्ट्रक्शन हुई है, उसको आपको रिस्टोर करना है। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करें। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करना, एक्सपोर्ट के लेड ग्रोथ के लिए जो है एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करना, सुपर टैक्स को जो है ख़त्म करना, ये और दूसरी जो छोटी छोटी जो इरिटेंट्स हैं उनको आप ख़त्म करेंगे तो जो अभी तो पॉजिटिव बात ये हो गई है कि अब दुबई जो पैसा जाता था वो भी जो है वो पाकिस्तान में रुक गया है और कुछ वापस भी आ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आई थिंक ये अपॉर्चुन टाइम है। गवर्नमेंट के पास जो है वो स्पेस मौजूद है, इनको जो है वो हिम्मत करनी है, और इनको आईएमएफ के साथ भी जो है वो आई थिंक बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बनते हैं। हमने तो बात की आईएमएफ से, तो सिवाय ये टैक्स टू जीडीपी के, मैं उनकी जगह होता तो मैं कम से कम बजट में तो वो टैक्स डाल देता एग्रीकल्चर पे, और उस पर फिर देखा जाएगा कि कितना रिकवर होता है। तो कम से कम आप आज के दिन में अपने बैलेंस को तो ठीक करके
और जो एक इक्विटेबल टैक्स रिजीम जो है वो करें, तो जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल हालात है। तो और उन सब चीजों के पेश नजर आई बिलीव कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है गवर्नमेंट जो है बोल्ड डिसीजन ले। आप मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने क्योंकि आईएमएफ से भी डील किया है, फाइनेंस मिनिस्टर आप रहे हैं, आईएमएफ को डील करते हुए अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी हो और इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हो और इन्वेस्टमेंट और जीडीपी बढ़ाना हो, एग्जैक्टली क्या इस बजट में किया जा सकता है इस काम के लिए? देखिए, आईएमएफ की जो फाउंडेशनल कंडीशन होती है ना, जो बेसिक कंडीशन होती है, वो डेफिसिट कंट्रोल करना होता है, जिसकी आरिफ भाई ने भी बात की है। आईएमएफ ने कहा है कि जैसे 4% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा आपका डेफिसिट नहीं होना चाहिए या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आईएमएफ का कोशिश ये होती है कि ग्रोथ जो आपकी इकोनॉमी की हो उस रेट से आपकी जीडीपी का डेट टू जीडीपी, डेफिसिट टू जीडीपी कम हो, ताकि आपका आहिस्ते आहिस्ते जो है वो डेट टू जीडीपी श्रिंक होता रहे। अब अगर आपने आईएमएफ से मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने एग्री कराया कि 4000 अरब का आपको डेफिसिट कर सकते हैं, अब फिर अगर आपने 24,000 अरब का अखराजात रखे होंगे तो 20,000 अरब टैक्स तो लेने पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आप जो 2-3 टैक्स लेते हैं, आप एक तो टैक्स ले लेते हैं लेवी के नब पे, एक जो आप जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स प्रॉफिट, जो स्टेट बैंक की नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट बैंक का प्रॉफिट आता है, वो क्या है? स्टेट बैंक का प्रॉफिट ये है कि स्टेट बैंक पैसे छापता है, बैंकों को देता है या आपको देता है, और उसका जो सूद आता है वो आपको देता है। वो बेसिकली महंगाई का टैक्स है। दिस इज़ अ टैक्स ऑन एवरी पाकिस्तानी, पुअर, रिच और मिडिल क्लास, जिसको आपने महंगाई कर दी है। सो द थिंग इज़ कि आपने मतलब अपने अखराजात जब तक नहीं समेटेंगे, जब आप ये बात समझेंगे कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि नाजुक मरहले पे है, तो थोड़ा सा अगर अपने अखराजात समेट लें, थोड़े से अखराजात में कमी कर लेते, तो आप ये ब्रेक्स दे सकते थे। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है, देखें अब एक चीज़ की है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये जो 2 पार्ट प्राइसिंग की है, मैं खुद भी इसके बारे में लिख रहा हूँ, और आपके शो में शाहजेब मैंने कई मरतबा कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट के करीब लेकर आइए प्राइस को बिजली की, और फिक्स कॉस्ट चार्ज कीजिए। ये काफ़ी अर्से पहले से मैं कह रहा था, अब ये इस पे आए हैं तो काफ़ी देर से आए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह आप देखें कि जो दुकानदारों पर टैक्स लगाया वो खैर बहुत कम लगाया, लेकिन बहरहाल मैंने 4 साल पहले 3,000 लगाया था, अब ये आज 25,000 लगा रहे हैं, वो 30,000 36 लगाया था। लेकिन तो थिंग इसके चलो देर से मिफ्ता इस्माइल की बात मानते हैं, लेकिन ये आप मुतमईन है कि क्योंकि जैसा आप कर रहे थे वही कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम की तरह नहीं है ये, पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं लगाएंगे आप अगर इस पॉलिसी से फायदा लें। और अगर किसी ने माजी में हुकूमत के दबाव में आकर या हुकूमत पर भरोसा कर रजिस्टर कर लिया था, तो वो माजी वाला ही टैक्स देगा अगर वो इस स्कीम से फायदा भी उठाना चाहे। देखिए ये जो दो जो आपने नकात उठाए ना, ख़ास तौर पे पीओएस का, कि अगर आप अब जो इसमें आ गया वो पीओएस ना लगाए तो वो बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि अगर एक दुकान, एक बेकरी मिसाल के तौर पर पीओएस में काम कर रही है और उसके साथ दूसरी बेकरी पीओएस के बगैर काम कर रही है, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि चलो नेट में लेकर तो कम से कम आए। एग्रीकल्चर की जो आरिफ भाई ने बात की कि यस, छोटे फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की 1000 एकड़ की अराजी है, आप एक नौकरी पेशा लोग आदमी के ऊपर 50,000 रुपये की तनख्वाह पर टैक्स लगाते हैं, वो बेचारा मोटरसाइकिल में जब रोज़ 1 लीटर पेट्रोल भराता है, आप 160 रुपये टैक्स देते हैं, तो फिर आप किस मुंह से इन बड़े बड़े लोगों को, जिनकी हज़ारों एकड़ की अराजियाँ हैं साउथ पंजाब में, सिंध में, दीगर जगहों पे, उनको आप टैक्स नहीं लगा रहे? तो ये भी ज़्यादती है। तो ये वैसे भी इनकम जो है ना, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स टैक्स होना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, देखें जहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको बिजली और गैस दुनिया के कीमतों में देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सेल मोर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी विच यू डू, एंड यू कैन नॉट सेल मोर एक्सपेंसिव गैस विच यू डू, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करे। वो नहीं कर सकता है। पूरे पाकिस्तान का हर एक्सपोर्टर नालायक नहीं है, आप ये इसको कह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। उसके आपने हाथ बांधे हुए हैं। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और ना कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर खातिर खा पेशरफ्त हुई है, आरिफ भाई ने जो ये पीआईए खरीदी है उसकी भी अभी तक इन्होंने कंडीशंस मीट नहीं करी हैं, और एक सिंपल लेजिस्लेशन करनी है वो तक नहीं कर पाए। और ये जिस तरह हुआ था, पहली मरतबा फेल हुआ, कि उसके बाद फिर पीछे के लोगों ने धक्का दिया, फिर जाके ये हुआ। सो द थिंग इज़ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बड़ी स्टेटिस्ट है, इनको हर चीज़ स्टेट में करनी है। इनके पास कोई विजन नहीं है कि प्राइवेट मार्केट को आगे लेकर जाएँ या फ्री मार्केट को आगे लेकर जाएँ। इनको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, माइक्रो मैनेज करना है। और देखें, बिजली की प्राइसेस में भी गलती करते हैं, डीजल की प्राइसेस में आपने देखा है कि गलती करी, पेट्रोल की प्राइसेस में इन्होंने रिफाइनरीज को और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नाहक प्रॉफिट्स दिए। तो जब भी आवाम का लड़ाई होती है ताकतवर तबके से, चाहे वो चीनी के अंदर हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र में हो, ताकतवर तबका जीतता है। और आरिफ साहब, इस वक्त भी मसला सिर्फ ये है कि
चंद चीज़ें ठीक कर दी जाएं, कॉस्ट को ठीक कर दिया जाए, या बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसकी मिस्टर इस्माइल साहब बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर। दूसरा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या एफबीआर को भी जो इजी मनी है कि जी तनख्वाहदार तबका है एट सोर्स कट जाएगा और ऐसा लगेगा बहुत सारे पैसे जमा कर लिए, उनसे कर लो, कई गुना ज़्यादा अब टैक्स जमा हो रहा है उनसे, हालांकि मुल्क में पिछले 3-4 साल में महंगाई रही है। कॉर्पोरेट कहाँ चले जाएंगे, उन पर सुपर टैक्स भी लगा दो, इजी मनी है और परफॉर्मेंस में नंबर्स में नज़र आ जाएगा। मगर रिटेलर्स को एमनेस्टी पे एमनेस्टी, कभी तारी दोस्त की बात करो, कभी एक नई स्कीम ले आओ। एग्रीकल्चर, जैसा कि आपने कहा बजट में नंबर ही डाल दो IMF को दिखाने के लिए, बाद में देख लेना, मेहनत करने को तैयार नहीं है। जी, आई बिलीव कि देखें, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह चलें, यहाँ तो ये आदी हो गए हैं लोग और उसको डील कर रहे हैं, वो ना हो और उसमें भी फैसिलिटेशन काउंसर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात। देखें, हम तो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के लिए और हमेशा पाकिस्तान में रहेंगे, और हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है कि किस तरीके से जो है वो काम करें। लेकिन अगर आप नई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं जिनका तजर्बा नहीं है, जिनका पहले वो नहीं है, तो उनको तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी ये जो एनर्जी कॉस्ट को रेशनलाइज करना, आपको जो है टैक्स को रेशनलाइज करना, इंटरेस्ट रेट को जो है वो ठीक रखना, ये सब चीज़ों की जो है ज़रूरत है। डिस्कशन में आई थिंक इदराक है गवर्नमेंट को, हम हमारे साथ वो मीटिंग करते हैं और ये सब करते हैं। आखिर में पता नहीं क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि IMF का इशू आ गया, फलां हो गया। लेकिन IMF के साथ भी जब वो हमसे भी आते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बाकी चीज़ों को तो वो कर रहे हैं, वो टैक्स टू GDP का एक इशू को उन्होंने किया हुआ। बट आई होप कि इस दफ़ा जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आई बिलीव कि ये जो एक्सपोर्ट पर टैक्स जो है वो कम होगा, पर्सनल टैक्सेशन जो है वो कम होगा, और दूसरे जो इरिटेंट्स हैं वो कम होंगे। ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सुपर टैक्स में जो है वो कुछ ना कुछ कमी जो है वो होगी, इसलिए कि उनके पास स्पेस है। तो आई थिंक ये अगर एक कदम उठाते हैं ये, तो कम से कम उनकी डायरेक्शन जो है उसमें सिंसियरिटी नजर आएगी। तो लोग ये भी नहीं चाहते कि कोई एक दिन में सब चीज़ जो है एक बटन के साथ जो है वो हो जाएगी, लेकिन उस तरफ डायरेक्शन है। तो एक इंटेंशन जो है, जो ज़बानी तौर पर तो पूरा प्राइम मिनिस्टर भी और कैबिनेट भी इस चीज़ का इरादा करते हैं कि हम जो है सीरीज में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। उन्होंने इंटरनेशनल टेक्निकल कंसल्टेंट भी जो थे उनके साथ भी मीटिंग हुई, उसमें भी हमें शामिल किया गया। तो उसमें सब और सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी जो है वो यही बात कर रहे होते हैं जो हम बात कर रहे होते हैं। तो आई होप कि अल्लाह करे कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कल के जो है वो बजट में नज़र आए, और नज़र आए उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। बोल्ड स्टेप ले के ये चीज़ें करें तो इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम मेरी नज़र में हो नहीं सकता है कि हम जियोपॉलिटिकली भी हमारे हालात जो है वो अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी जो है वो है, और आई थिंक ये हम एक्सटर्नल अकाउंट को भी जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक स्टेट बैंक को उसका क्रेडिट जाता है कि बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो हैंडल किया है। तो बहुत आई थिंक चांसेस हैं कि और पैसा बाहर से जो है इस एनवायरनमेंट में जो है आ जाए, और लिक्विडिटी की कमी मुझे तो नज़र नहीं आती। हर जगह जो है वो अबंडेंट लिक्विडिटी, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार PSDP आपको ये बजट से करने की क्या ज़रूरत है, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें। हम सारे भुट्टो में जो है ये कर रहे हैं, तो सारे का सारा जो है वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं डालना पड़ रहा, सारे का सारा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से फाइनेंस हो रहा है। ये सक्खर से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, ये सारा काम जो है वो उसमें हो रहा है, तो वो हो सकता है। तो आप उसको चीज़ों को ये थोड़ा सा इनोवेटिव होके करें, तो मुझे तो पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और अगर हम डिसिप्लिन के साथ, अच्छी मैनेजमेंट के साथ और ज़रा दिलेरी से काम करें तो बहुत जल्दी टर्न अराउंड इंशाल्लाह हो सकेगा। विश्वेश्वर साहब, आप ये बताएगा कि इस सिनेरियो में अब ज़ाहिर है हमें नज़र आया कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, हालांकि डर ये था कि ईरान जंग के बाद रेमिटेंसेस भी गिरेंगी, मगर वो नहीं गिरी हैं अभी तक, और मुत्तहिदा अरब अमारात से तो कोई 33% का इजाफा हुआ है। $750 मिलियन अगर अप्रैल में आए थे तो मई में $1 अरब से ज़्यादा आए हैं, जो कि हिस्टोरिक नंबर है। इस वक्त लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या ईरान जंग के बाद जो ख़तरात आपने भी महसूस किए कि मईशत को पड़ सकते हैं, उससे कम ही ख़तरात हुए? $17 अरब पर रिजर्व भी हमारे मेंटेन रह गए।
देखिए वो जो मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस आया है उससे, और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे मसला हो रहा है, उसके बाद हमारा नया, कम से कम जो आरिफ भाई ने बात की ना कि अगर पुराने पैसे वापस नहीं आते तो नए पैसे तो नहीं जा रहे, वो पुराने पैसे भी वापस आ जाएंगे, रोशन डिजिटल में आ जाएंगे, दीगर जगहों पर आ जाएंगे। हमको यहाँ पर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमको अपना मुल्क ठीक करना चाहिए, खुद ब खुद पैसा आ जाएगा। और जो मतलब लिक्विडिटी की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी इसलिए है कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो शुरू में आरिफ भाई ने बात की थी कि अगर 60% टैक्स लगाओगे तो लोग रियल इस्टेट में पैसे डाल के बैठ जाते हैं कि यार 5 साल ज़मीन रखेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आपकी पैदावार की सलाहियत नहीं बढ़ती, इंडस्ट्री नहीं लगती। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदनी है, लेकिन हम किसी को नहीं जानते कि जिन्होंने अपनी नई कोई टेक्सटाइल मिल लगाई हो या नई कोई प्रिंटिंग मिल लगाई हो टेक्सटाइल की, या कोई ऐसी चीज़ लगाई हो, वो काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, हैफ हैज़र्ड पॉलिसीज़, देखें पहले गैस बहुत महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी कि आपने पूरे पाकिस्तान के बिजली के जो गैस से चलने वाले जनरेटर्स थे उसको आपने रख दिया, वो यूज़लेस हो गए। फिर लोगों ने 33,000 मेगावाट सोलर इंपोर्ट किया है, हर रोज़ वो सोलर की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते थे, वो नहीं होती थी अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन अब ये सोलर जो आ रहा है वो भी पाकिस्तानियों के पैसे से आ रहा है। फिर इस पे अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हम 12,000 14,000 मेगावाट और बनाएंगे, यहाँ पे पैसे दे दे के थक गए हैं, पुराने जो एक्सेस कैपेसिटी है उसकी। आई मीन LNG कभी हम आ रही है तो बोल रहे हैं कि LNG नहीं आएगी तो अच्छा होगा, LNG नहीं आई तो 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो गई। देयर आर सो मेनी इनकॉम्पिटेंसीज बिल्ट इनटू द सिस्टम कि जिधर आपके अपने पैसे ना लगे हो ना और किसी और के पैसे हो ना, तो फिर आप ये इदराक के बगैर, सोच के समझे के बगैर चीज़ें कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लगा लेते हैं, अखराजात कर लेते हैं। जहाँ तक 4,000 अरब रुपए हम खर्च करते हैं PSDP में, पाकिस्तान के और 3-4 सूबों के मिलाकर 4,000 अरब रुपया। आप उसके अंदर अगर आपको लग भी रहा है कि ये इसमें करप्शन नहीं है, आपको लग भी रहा है कि ये यूज़फुल है, जबकि नहीं है इतना यूज़फुल, तो उसके बावजूद भी आप उसको 50% कट कर देना। जब आपके पास पैसा नहीं होता, बिजनेसेस नुकसान कर रहे होते हैं, सो नोबडी इन्वेस्ट मोर। आप थोड़ा सा उसको अगर कट कर लेते, PSDP को सूबे भी कट कर लेते, और जो थोड़ा सा भी करवाया है इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको सब्सटेंशियल कमी कर सकते हैं तो आप टैक्स में कमी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद ठीक है कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगा हुआ है सुपर टैक्स और वो भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन द नंबर 1 आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट हैव डन, इसके नौकरी पेशा लोगों के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया, ये तो एकदम ज्यादती है। और अभी जो ये रिलीफ की बात कर रहे हैं, गुजारिश ये है कि आप इन्फ्लेशन से ब्रैकेट क्रीप हो चुका है। जो आप पहले बोल रहे थे कि हम 20% टैक्स लेंगे 2.5 लाख की तनख्वाह वाले से, अब बोलेंगे हम 3-3.25 लाख पे देंगे, तो भाई वो इन्फ्लेशन की वजह से तो वो 4 लाख के बराबर हो गया है। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं? और अगले साल भी मैं आपको बताऊं इससे ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे। ये रिलीफ की जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से और ग्रोथ की वजह से जो तनख्वाह बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा टैक्स चले जाएगा। और अगर इस साल 600 अरब रुपया लिया है तो अगले साल। जी आरिफ साहब, आप खुद कह रहे हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी आ रही है, या फिर पाकिस्तान का जो पैसा बाहर जाता था वो अब उस तरीके से नहीं जा रहा है। और हमें तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज नज़र आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैश रिच हैं, डिविडेंड नहीं दिया, बहुत सारे कैश पर बैठी हैं, मगर वो फिर नई इंडस्ट्री लगना, ये एक ऐसा सवाल है कि वो क्यों नहीं लग रही है? अगर कैश भी मौजूद है, लिक्विडिटी भी बहुत सारी है, उसके लिए हुकूमत क्या करे? एक्चुअली आई बिलीव कि देखें, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री जिनमें ओवर कैपेसिटीज हैं और जिनमें जो है नई इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे हो सकती है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, जिस तरह अभी ये उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो ये सीमेंट, स्टील, केबल, टाइल एंड फला बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो सब सीमेंट आपको पता होगा 50% कैपेसिटी पे चल रहा है, स्टील जो है वो कम कैपेसिटीज पे चल रही हैं, फला। तो उस पर मैं होता तो मैं तो सारा काम जो है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितनी भी गवर्नमेंट की लैंड बैंक है वो मैं प्राइवेट सेक्टर को देता कि लैंड हमारी इक्विटी है, आप डेवलपमेंट करें, हम इसमें पार्टनरशिप करते। अब ये रोजगार की बात करते हैं ना, तो एक जो फिगर है, बेंचमार्क फिगर, कि पाकिस्तानी जो है रिसर्च बोलती है कि 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर, कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट पर एक जॉब क्रिएट होता है। मैक्सिमम 2 मिलियन कहते हैं हम, 1 मिलियन जो है वो कहेंगे 1 मिलियन रुपीस पे एक जॉब क्रिएट होता है। तो आपको जो है वो
10 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो इन्वेस्टमेंट आप करें तो 5 साल के लिए आप 2 मिलियन लोगों को जो है रोजगार कर सकते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है। अभी जो हमने दो चीजें बातें की, अभी बात हुई है कि ये कैपिटी जो है वो अपना सरप्लस लैंड पे ये काम करने लगी है, या रेलवे करने लगी है, या शक्कर और इसका करने लगी है। तो यार ये तो बहुत जो है वो आसान काम है। कल से जो है वो खड्डे खुदने शुरू हो जाएंगे और लेबर जो है वो हायर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम तो जो है हम कहते हैं, फिर ग्रोथ में कहते हैं कि आप ग्रोथ पे जाएंगे तो आपका करंट अकाउंट, तो मैं इससे भी एग्री नहीं करता। मैं कहता आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ में जाएंगे तो आपको क्या भाई आपके फॉरेन अकाउंट पे असर पड़ेगा। आप अगर आईटी में जाते हैं आपको फायदा ही होगा, आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो कोई बर्डन नहीं है, कोई मुश्किल से 15% 17% जो है वो आपका उसके अंदर फॉरेन करेंसी मटेरियल है। तो ये आप सिलेक्ट करें ना कि जो आसान आसान चीज़ें हैं और जो बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है, सबसे बड़ा है। कंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, आईटी नंबर 3 है। ये इस पे कंसंट्रेट करिए तो आसान बहुत काम है मेरी शुक्रिया नजर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन राय आप देखते हैं अब कल हुकूमत कैसा बजट पेश करती है, उस पर भी तबसरा करेंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे।